मैं हूं इमरान खान। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के हुसूल के लिए बेल आइकन प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल कभी इम्कान है कि जो चेयरमैन सेनेट है शायद वो तब्दील हो जाए। ज़्यादा इसलिए मैं कह रहा हूँ इम्कान है कि हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल है अगर वो सादिक संजरानी साहब को बचाना चाहते हैं। तो सादिक संजरानी वो आदमी है जिनको पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दोनों जमातें दीगर इत्तेहादियों के साथ मिलकर इनको लेकर आए थे और इनको बनाया था चेयरमैन सेनेट। और उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि आज हमने ज़ियाउल हक की सोच को दफन कर दिया। ज़ियाउल हक जो है उनकी सोच दफन कर दी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उस वक्त जब सादिक संजरानी साहब आए थे। लेकिन आज पीपल्स पार्टी ही उनको उनकी सीट से हटा रही है। तो आज कौन सी सोच है जिसको दफन कर रहे हैं या जिंदा कर रहे हैं? इस वक्त जो सिचुएशन है वो बड़ी दिलचस्प है। मुस्लिम लीग नून के पास 30 सेनेटर्स हैं जिनमें से 13 सेनेटर्स उनके आज़ाद मुंतखब हुए थे क्योंकि हालात इस तरह के थे। जब सेनेट इलेक्शन हो रहा था तो लगभग 30 लोग उनके अपने हैं। इसहाक डार साहब जो हैं वो हलफ नहीं ले सके। 103 टोटल सेनेट के अंदर मेंबर्स हैं जिनमें से 30 सबसे ज़्यादा मुस्लिम लीग नून के पास हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 21 सेनेटर्स यानी दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा तादाद उनकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सिर्फ 14 सेनेटर्स हैं, जबकि सादिक संजरानी साहब और उनकी पार्टी को अगर हम मिलाएं बलोचिस्तान अवामी पार्टी तो उनके पास 8 सेनेटर्स हैं। अचकज़ई साहब के पास 4 हैं, फंक्शन लीग के पास 1 है। हासिल बजिंजो साहब की जो अपनी पार्टी है जो सेनेट के उम्मीदवार हैं अपोजिशन के, उनके पास 5 सेनेटर्स हैं। फजल रहमान साहब के पास 4 सेनेटर्स हैं। MKM के पास 4 हैं। ANP के पास 1 है। मेंगल साहब के पास 1 सेनेटर है। तो फाटा के 7 सेनेटर्स भी हैं। अब मामला यह है कि अपोजिशन के पास लगभग 67 लोग 67 लोग उनके पास मौजूद हैं, जिनमें से उनको 53 लोग चाहिए। 14 लोग कम से कम हुकूमत को तोड़ने पड़ेंगे या 14 लोग ऐसे होने चाहिए जो अपोजिशन के हुकूमत वाली साइड पे वोट डाल दें। अब ये खुफिया रायशुमारी होती है तो कौन कहाँ वोट डालता है ये तो पता नहीं चलेगा, लेकिन 14 लोगों को तोड़ने का टास्क निहायत मुश्किल है। तो सादिक संजरानी साहब का बचना एक मिरेकल होगा, एक करिश्मा ही होगा अगर कल वो बच जाते हैं, क्योंकि उनके बचने के इम्कानात और चांसेस बहुत कम हैं। इतने बड़े पैमाने पे पाकिस्तान में लोगों के ज़मीर जो है वो जिंदा होते हुए हमने नहीं देखे नॉर्मली, क्योंकि मुर्दा हो जाते हैं ज़मीर तो फिर जिंदा होते हैं तो लोग वोट डालते हैं हक और सच की आवाज़ के लिए नॉर्मली। तो सादिक संजरानी के लिए कौन से 14-15 लोगों के ज़मीर जिंदा हो जाएंगे या किए जाएंगे, ये सवाल जो है अपनी जगह पे बदस्तूर मौजूद है। सादिक संजरानी साहब आज दिन तक जो इत्तलात आ रही थी उनके मुताबिक वो रिज़ाइन करने जा रहे थे और इसमें उनकी अपनी पार्टी के उनके करीबी लोग भी ये कह रहे थे उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए। लेकिन अचानक आज दोपहर के बाद सिचुएशन बदलती है और सादिक संजरानी ये कहते हैं कि वो कंटेक्ट करेंगे और वो इस इलेक्शन में जाएंगे और वो कोशिश करेंगे, रेजिस्ट करेंगे और इस सीट पे बरकरार रहने की कोशिश करेंगे। तो क्या 14 लोगों की उनको हमायत हासिल हो गई है? ये बड़ा अहम सवाल है। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद बात करेंगे, लेकिन महंगाई के ऊपर असद उमर साहब ने भी कहा कि महंगाई बढ़ेगी, गैस की कीमत फिर बढ़ गई है, ताजिर दोबारा हड़ताल पर जा रहे हैं। 1990 के बाद पहली मरतबा ऐसा हुआ कि पूरे मुल्क में हड़ताल की कॉल दी गई थी ताजरों की जानिब से। जो जुलाई था उसमें 1 दिन की हड़ताल हुई थी, अगस्त में 4 दिन की हड़ताल की कॉल दी जा रही है। ये बड़ा डिजास्टर होगा इकोनॉमी के लिए, लेकिन ये कॉल ताजिर अब दे चुके हैं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है मैं तारुफ कर रहा हूँ यहाँ पे सैयद ज़ईम हुसैन कादरी साहब, नॉन पॉलिटिशियन है, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर रमेश कुमार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सदीकुल फारूक साहब मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि मुर्तज़ा वहाब साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं डॉक्टर रमेश कुमार साहब, ये 14 का फिगर ये हॉर्स ट्रेडिंग के बगैर आप कैसे हासिल करेंगे? या चलें आसान कर लें, ज़मीर कैसे जिंदा करेंगे इतने सारे लोगों के? आप कैसे जगाएंगे उन्हें, आप 14 लोगों को?
देखिए, पहली तो ये चीज़ आप ये जहन में रखें कि ये हुकूमत की हार या जीत का फैसला नहीं है। सादिक संजरानी को बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने के ऊपर और ये पीपल्स पार्टी और पीटीआई दोनों की एक मूव थी कि हम बलूचिस्तान से एक ऐसे लोग को लेके आए कि एक पसमानदा इलाका है, पीछे है, और इस वजह से उसको लेके आए और बाप ने भी वहाँ पे रिकमेंडेड किया तो सादिक संजरानी वहाँ पे बना चेयरमैन सेनेट। आज सादिक संजरानी के साथ जैसे पीटीआई को प्रॉब्लम नहीं है, हम ये समझते हैं कि इसकी जो कारकर्दगी रही है वो अच्छी रही है। इसकी परफॉर्मेंस से 1-1.5 साल जितना भी अरसा इसको मिला है, इसका जो रवैया था मेंबरों के साथ वो भी एक ईगो वाला नहीं था और सबके साथ मिलना जुलना टाइम देना बहुत बेहतर था। आज इसको पुरुमीद क्यों है? आज बिल्कुल सारे लोग, कुछ लोग जो है वो इनके अपने भी थे जो आज इसको कह रहे थे कि यार हमें मेजॉरिटी नज़र नहीं आ रही है। उसने कहा कि मैंने जिस तरीके से परफॉर्म किया है, जिस तरीके से जितने मेंबरान थे उनको जो रेस्पॉन्स दिया है, मेरा ज़मीर कहता है कि लोग आज भी मुझे वोट देंगे। तो अब ये सीक्रेट बैलेट के थ्रू है और सीक्रेट बैलेट के थ्रू सर सादिक संजरानी साहब का तो ज़मीर कहता है, लेकिन मेरे ख्याल में पता चल जाएगा कितने ऐसे ज़मीर हैं जो वोट देंगे सर आपके ख्याल में, जो जिंदा हो जाएंगे, ज़मीर जाग जाएंगे? और मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता कि ज़मीर सर आप ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है हार जीत से? इस तरह नहीं है। आपके सेनेटर्स जाके वोट मांग रहे हैं, शिबली फराज साहब की ड्यूटी लगी हुई है, वो जाके वोट मांग रहे हैं। हमारा ये रेलेवेंट तो ना हो जाए, हारने लगे तो आप कह रहे हैं हम नहीं, हम ये चाहते हैं कि पूरा जोर लगा रहे हैं तो आप ही लगा रहे हैं। तरीके से चल रहा है बगैर इमरान, बगैर किसी वजह के। या तो अपोजिशन के वो लोग कहें कि इसने ये फॉल्ट है, हमने हमारा डिसीजन ये गलत था, जो पीपल्स पार्टी जिसने आज ये मूव भी की वो कहे कि हमारा ये फैसला गलत था, तो फिर ये कहे। आज भी उसकी तारीफ करती है कि उसके कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर हमें कुछ नहीं है। हम मानते हैं कि सादिक संजरानी का जो वे था वो बेटर था, मगर हम जो है वो अपना बना नुमाइंदा ले आना चाहते हैं। सादिक संजरानी अगर इतने अच्छे इंसान हैं, सेनेटर्स के साथ इतने कंफर्टेबल हैं सेनेटर्स उनके साथ, तो सेनेटर्स खुद उनकी शख्सियत पे वोट डाल देंगे। आपकी जमात को क्या जरूरत है जाके सारी जमातों से मिलकर वोट मांगने की? मैं ये जानना चाहता हूं। देखिए, हमने वोट अगर हमने मांगी किसी को सपोर्ट के लिए, सादिक संजरानी ने हमें कहा कि आप हमारे साथ, सादिक संजरानी आपका उम्मीदवार है फिर के पास या रिस बंधु के पास, हमें आज भी कहेगा हमें जाने में अर्ज नहीं है, हमें जाने में अर्ज नहीं है। हम उसकी जो उसका जो वे था कंडक्ट का और उसका जो 1-1.5 साल का जी परफॉर्मेंस थी, हम उससे खुश थे। सर कल पता क्या होगा, अगर सादिक संजरानी जीत गया तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कहेगी हम जीत गए, हम सुरखरू हो गए, और अगर कल सादिक संजरानी हार गया तो आप कहेंगे हमारा क्या गया, वो सादिक संजरानी था वो हार गया। मुझे तो आपसे ये लग रहा है, आपकी बातों से ये लग रहा है। मैं रीजनेबल और रियलिस्टिक बात करता हूं। सादिक संजरानी एक बिल्कुल पीटीआई की सपोर्ट है, फुली सपोर्ट है। ऐसे भी नहीं हम उसको ऑन कर रहे हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं। बाप हमारे साथ फेडरल गवर्नमेंट में भी साथ खड़ी है, हम उनके साथ वहां पे खड़े हैं, तो वो मसला नहीं है। बलोचिस्तान के सारे लोग उनके साथ खड़े हैं, मगर इनकी जो मूव थी मीर हासिल खान बजंजो की जो है वो उसको जो लेके आए हैं, तो मैं समझता हूं टफ जरूर है। कल साबित होगा अगर मीर हासिल खान कल क्या होता है। अब लड़ने का फैसला किया है तो फिर चलें, हार भी अपनी जीत भी अपनी, देखते हैं सर कौन। मैं मुर्तजा वहाब साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फरमाया था कि ज़िया की सोच दफन कर दी हमने। आज सादिक संजरानी को हमने जता दिया, ज़िया की सोच को हमने दफन कर दी। मैं जानना चाहता हूं कि कल अगर आप सादिक संजरानी को निकाल देंगे तो कौन सी सोच को आप दफन करेंगे और कौन सी सोच को आप जिंदा करेंगे? क्योंकि देखें, अगर तो कोई चार्जशीट तो देना आप संजरानी साहब के ऊपर कि ये चार्जशीट है, हम इसलिए बंदा बदल रहे हैं। पीटीए की ये डिमांड तो ठीक है कि बंदा अच्छा नहीं लगता, चार्जशीट दें जनाब, ये प्रॉब्लम है, इस वजह से निकाल रहे हैं, दूसरा लेकर आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान साहब देखें, पार्लिमानी सियासत के अंदर ये चीज़ें एक नॉर्मल रूटीन है और हमेशा बाय मेजॉरिटी फैसला किया जाता है। जिसके पास मेजॉरिटी है पार्लियामान के अंदर, उसको चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली या लीडर ऑफ द हाउस इन द नेशनल असम्बली बनाने का बिल्कुल इख्तियार है। पीटीआई के पास मेजॉरिटी हासिल है, कौमी असम्बली में उन्होंने अपना स्पीकर भी इंतखाब कराया, उन्होंने अपने वजीर आज़म को कायदे ऐवान के तौर पर भी मुंतखब करा लिया। सेनेट का जहां तक ताल्लुक है, वहां पे एक मुनफरिद सिचुएशन इसलिए कि वहां पर जो मौजूदा पीटीआई की हुकूमत है उसके पास नंबर्स कंप्लीट नहीं है और जो अपोजिशन की सियासी पार्लिमानी जमातें हैं उनकी मेजॉरिटी हासिल है। अब मैं समझता हूं हमें चार्जशीट पेश करने की जरूरत नहीं है, हमारा हक है वैसे ही, बट द फैक्ट कि पीटीआई जिस तरीके से मिलकर एक और सियासी जमात
के कैंडिडेट को सपोर्ट कर रही है, ये इस बात को शो करता सर, है कल आपने भी कि सपोर्ट किया शायद था। जो उम्मीदें मैं बता रहा हूं ना आपको, जो उम्मीदें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को या ऑपोजिशन की दीगर जमातों को सादिक संजरानी साहब से थी, वो उस तरीके से उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे। क्या जिस मिसाल के तरीके तौर से पर? बाई पार्टीजन अंदाज से उनको मिसाल चार्जशीट देना मिसाल के तौर पर। जी, उनका जो इंतखाब किया गया था कि बलूचिस्तान से छोटे सूबे से शख्स आएगा, वो फेडरेशन को मजबूत करेगा, जो फेडरेटिंग यूनिट्स के इशूज हैं, सूबों के इशूज हैं, इनको रिजॉल्व करने में अपना किरदार अदा करेगा। मैं सिंध हुकूमत का तर्जुमान हूं, मैं सिंध हुकूमत के बिहाफ पे आपको कहता हूं, हमारी सख्त रिजर्वेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत से। पिछले 1 साल में मैं समझता हूं कि हर इशू के ऊपर उन्होंने सिंध की आवाम को मायूस किया है। मैं इसकी मिसाल आपको तो देता हूं। सादिक संजरानी साहब ने छोटे सूबों के हुकूक दिलाने में अपना रोल प्ले नहीं किया, ये है आपका बेसिक एलिगेशन। देखिए, मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि जिस तरीके से उनको मौसर तरीके से ऑपोजिशन जमातों की तर्जुमानी करनी चाहिए थी, हमें वो हक देना चाहिए था, हमें फैसिलिटेट करना चाहिए था, ताकि हम अपने इश्यूज को एजिटेट कर सके। मैं इश्यूज बता नहीं किया तो आप बदल रहे हैं, लेकिन मैं सर देखें, जब ये आए थे तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था आज ज़िया की सोच को हमने दफन कर दिया। अब कल आप कौन सी सोच दफन करेंगे, मुझे ये बता दें सर। क्या ज़िया की सोच को वापस निकाल के जिंदा करेंगे? हम क्या करेंगे क्या कल? इतनी बड़ी सिंबॉलिक बात की थी। गैर पार्लिमानी। इमरान साहब, मैं बात कर लूं प्लीज? जी, ज़िया की जो सोच थी वो गैर पार्लिमानी सोच थी। ज़िया की जो सोच थी वो गैर जमहूरी सोच थी। बिलावल साहब का स्टेटमेंट था कि पार्लिमानी सियासत में मौजूदा हुकूमत को हमने शिकस्त दी। बहुत कम ये रिवायत आपको मिलेगी कि एक ऑपोजिशन जमातों के कोलिशन ने अपने उम्मीदवार को कामयाब किया, और ये बड़ी अचीवमेंट थी। मैं समझता हूं ये तो कल फिर ये पोजीशन तो कल भी बन जाएगी 2015। ये तो पोजीशन कल भी बन जाएगी। इसका मतलब है कल फिर आप ज़िया की, सादिक संजरानी को ये तुर्रा इम्तियाज है कि उसने मुंतखब होकर भी ज़िया की सोच को दफन कर दिया और उन्होंने बाहर निकल के भी ज़िया की सोच को दफन कर दिया 2 मरतबा। क्योंकि इमरान साहब, बहुत सारे लोग हैं जो ऑपोजिशन में रह के कुछ और बात करते हैं, और जब उनको इख्तिदार मिल जाते हैं वो कुछ और बात करते हैं। खान साहब जब ऑपोजिशन में बैठते थे बड़ी बड़ी बातें करते थे, जब वजीर आजम पाकिस्तान बन गए, जब हम का मसीहा बन गए, लोगों ने उनको वोट दे दिया, तो अब उन्होंने हर बात पे यू टर्न ले लिया है। तो मैं समझता हूं कि सियासी जमातें पार्लिमानी सियासत के अंदर ये नॉर्मल सी चीज है। मैं छोटी सी गुजारिश कर लूं आपको, बरतानिया मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी है, उनकी एक हाउस ऑफ कॉमन्स के टेन्योर में 3रा वजीर आजम मुंतखब हुआ है। एक नॉर्मल सी बात है, इसमें क्या गलत चीज है? मैं समझता हूं जो लोग जमहूरियत की बात करते हैं उनको हॉर्स ट्रेडिंग से इज्तनाब करना चाहिए, उनको हक देना चाहिए उन सेनेटर्स को कि वो अपनी पार्टी लाइन के ऐन मुताबिक, आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 63A के ऐन मुताबिक कल अपना हक राय दही इस्तेमाल करें, ताकि जमहूरियत भी मजबूत हो, फेडरेशन भी मजबूत हो, और आईने पाकिस्तान की सरबुलंदी भी हो। ठीक है, मैं अब ज़हीम गाजी साहब, मैं बाद में आपके पास इसलिए आता हूं कि मैं एक बड़ा अहम नुक्ता वो आपके सामने रखूंगा ताकि पता चले कि एक्चुअली बनना क्या है। मैं सदीकुल फारूक साहब, ये तो आपका टेस्ट केस है, कल हो सकता है आप कल कामयाब हो जाए, ज्यादा चांसेस भी ऐसा ही लगता है, लेकिन अगला निशाना जो है वो असल में जो निशाना है अपोजिशन का वो स्पीकर कौमी असेंबली है, क्योंकि मामला जो है वो आकर रुका हुआ है प्रोटेक्शन ऑर्डर्स के ऊपर, और स्पीकर से आपके बड़े सख्त इख्तलाफात होने वाले हैं। अगर कल आप जीत जाते हैं तो फिर अगला टारगेट स्पीकर कौमी असेंबली होगा, और उसमें भी कुछ इतलात के मुताबिक अपोजिशन अपने नंबर तकरीबन पूरे कर चुकी है, और वहां पे भी स्पीकर के खिलाफ खुफिया राय शुमारी में अदम एतमाद आने वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपने जो ये सारा हिसाब किताब पेश किया, बड़ा रियलिस्टिक, बड़ा हकीकत पसंदाना, ये ठीक है। एक नुक्ते की मैं वजाहत कर दूं कि उस वक्त जब हमारी हुकूमत थी तो अपोजिशन ने अपनी अक्सरियत साबित की और चाहा कि हमारा नुमाइंदा सेनेट का चेयरमैन बने, और अब इस वक्त अपोजिशन की अक्सरियत है तो अपोजिशन चाहती है कि फिर अक्सरियत का नुमाइंदा ही चेयरमैन बने। बात अगर बलूचिस्तान की है तो सादिक संजरानी साहब से ज़्यादा क्रेडिबल, सियासी लिहाज से ज़्यादा मैच्योर, ज़्यादा कबूलियत आमा चारों सूबों में रखने वाला मीर हासिल बजिंजो जो है वो उम्मीदवार है, और इंशाअल्लाह वो अच्छा किरदार अदा करेंगे। अब आपने फरमाया है कि
अगर इसमें हम कामयाब हो जाते हैं, और हार्स ट्रेडिंग मुझे भी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ सेनेट में कोई हार्स ट्रेडिंग हो नहीं सकेगी। कोशिश इन्होंने बहुत की, बल्कि ये जो 12-1-2 बजे तक चलता रहा कि जी वो इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हो गए हैं, ये भी शायद अपोजिशन के सेनेटर्स को सुलाने की, रिलैक्स करने का एक हरबा था कि वो ना ही आए तो अच्छा कहें जी बस अब तो इस्तीफ़ा दे ही रहे हैं। तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि स्पीकर कौमी असम्बली जैसे आपने कहा है वो अपोजिशन का टारगेट हो। मैं तो ये कहूँगा कि हमारा टारगेट इमरान खान होना चाहिए कि जिन्होंने जितने बुलंद बांग दावे किए 100 दिन में मैं जनाब अपोजिशन जो है वो मुल्क की काया पलट दूंगा, फिर अब बुलाया 100 दिन हुए तो फिर सारे मुल्क से बड़े जय्यद एंकर पर्सनस और अखबार नवीसों को बुला के कि मुझे 6 महीने तो दें, फिर 6 महीने गुजरे क्या, फिर साल गुजरे, अब 5 साल की बात करते हैं, और कहीं किसी जगह कोई एक रिलीफ देने की बजाय एक एक करके बिलखुसूस मुतवस्त और गरीब आवाम उनसे सारे रिलीफ छीन लिए, उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात की आग जला दी, और जिस मईशत को फ़रोग़ मिलना चाहिए था उस मईशत को श्रिंक कर दिया, चाहे वो शरह सूद में जाएं, चाहे वो गैस की और पेट्रोल और दूसरी कीमतों में जाएं, चाहे वो ओवरऑल माहौल में जाएं, बजाय इसके कि लोगों की आमदनी बढ़ाकर उसमें से हिस्सा वसूल करें, टैक्स ज़्यादा लें। उन्होंने जो उनके घर में पड़ा हुआ कहा इसमें से हम मुझे दें आप, और उसके लिए कानून को तलवार, तोप और बंदूक के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कोई फाते फौज स्पीकर वाली बात बताएं सर, देखें ये तो मार शुरू कर ये तो देखें, इसके ऊपर तो रोज बात करते हैं महंगाई में। स्पीकर वाली बात बताएं, आपके स्पीकर को हटाने के लिए, क्योंकि प्रोडक्शन ऑर्डर आपका बड़ा सीरियस मसला है, तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं आपका बड़ा सीरियस मसला है प्रोडक्शन ऑर्डर का, बात की कुछ और बंदे भी गिरफ्तार होने वाले हैं, तो अपोजिशन ये समझती है कि हमारा स्पीकर होना चाहिए वहां पे। इमरान खान साहब, अगर देखें ना, आपने एक खबर दी है, मैं ये कहता हूं कि स्पीकर हमारे सामने, स्पीकर की रिमूवल अगर है और हम कर सकते हैं तो ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन इस मुल्क और कौम को और इस मुल्क और कौम की मईशत को बचाने के लिए, गरीब और मुतवस्त आवाम की ज़िंदगी में जो मुश्किलात का जहर घोल दिया गया है उसको निकालने के लिए अगर तयाक है तो वो इमरान खान की रिमूवल है, और उसके लिए इंशाअल्लाह अक्टूबर में सारी अपोजिशन मार्च करेगी इस्लामाबाद की तरफ। अक्टूबर में, ठीक है, चलें, वो तो अगस्त का टारगेट दिया हुआ ना, डेडलाइन दी हुई है फजलुर रहमान साहब ने, और हुकूमत के पास भी जो कार्ड्स हैं वो भी खेलने की कोशिश करेगी। ज़हीम कादरी साहब, चेयरमैन सेनेट को अगर बदल देती है कल अपोजिशन, तो इससे इमीडिएटली उनको हासिल क्या होगा? वो कह रहे हैं ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आप मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ। सैयद ज़हीम हुसैन कादरी साहब बताएंगे कि एक्चुअली इससे वो गेन क्या करें, मामला किस तरफ को बढ़ा सकते हैं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नादरी। सैयद ज़हीम हुसैन कादरी साहब, बड़ी मेहरबानी। अगर ये चेयरमैन सेनेट को फारिग कर देते जी हाँ, और अपना चेयरमैन सेनेट ले आते हैं, तो क्या बड़ा क्या है इसमें, किया क्या है इन्होंने? नहीं, मेरा ख्याल में किया तो कुछ भी नहीं, और आवाम के लिए तो कोई इसमें ऐसी खबर नहीं है जिससे ये समझे कि वो जुल्म, बरीयत और जो मुआशी इस्तेसाल आज पूरी कौम का हो रहा है और लोग भूखे मर रहे हैं। लेकिन बहरहाल मेरा ये ख्याल है, आई माइट बी वेरी रॉन्ग यार, कि हर दो सूरतों में हुकूमत जो है वो इसमें एम्बैरसमेंट होगी, हार जाएगी। नहीं, हार जीत गई तो हार्स ट्रेडिंग का टैग लग जाएगा। हाँ बिल्कुल। और अगर हार गई, सिर्फ एक टेक्निकल तरीका है अपोजिशन का, जो मैं समझता हूँ बड़ा अच्छे कार्ड्स हैं, कि अगर वो सिर्फ इस तरह एम्बेरस कर देंगे गवर्नमेंट को कि तुम हुकूमत में होते हुए भी चेयरमैन सेनेट जो है वो हार गए, और अगर वो जीत गए, जिसका एहतमाल नहीं है, लेकिन अगर वो जीत गए तो खालिसतन ये स्टैंप हो जाएगी गवर्नमेंट इस इशू पे कि वो हॉर्स ट्रेडिंग भी करते हैं, फिर कोई कहेगा अरबों खरबों रुपए दिए गए, और फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मेरे ख्याल में ये अच्छी मूव है। और आपने जो स्पीकर, तो इसका सबसे अच्छा हल ये नहीं था कि वो रिजाइन कर देते? कानूनी तो देखिए, सज्जरानी साहब रिजाइन करते, सबकी ये है, मैं यही कहना चाह रहा था कि बेहतरीन हल इसका ये था कि अगर हुकूमत ने एम्बेरसमेंट से बचना था तो एक, उनको शिबली फराज साहब को एक्टिवेट नहीं करना चाहिए था। मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में जो गुफ्तगू खान साहब और उनके दोस्त फरमाते हैं, जिस तरह उनको मुखातिब करते हैं, वो मैं सोच भी नहीं सकता। एक दीनदार आदमी है, बहरहाल
तो जिस तरह उसके बाद भेजा गया और फिर शेख रशीद साहब ने कह दिया कि जी बड़ी खिंचाई हुई, भाई हो सकता है कि शिबली फराज इमरान खान से पूछे बगैर वो बाद में कंफर्म भी हुआ कि वो पार्टी की इजाजत से कह रहे हैं। प्रैक्टिकल नहीं है, तो झूठ ना बोले, गलत बयानी ना करें। मेरे ख्याल में इस्तीफा वाज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, दे वुड हैव रिटेन्ड देयर इंटेग्रिटी, लेकिन अब वो नहीं बच सकते इससे। बहरहाल कल का रिजल्ट जो भी है, अगर एक वोट भी कम होता है 65 से, सर देखिए तनवीर साहब बाहर हैं, 66 के बाद 65 हो जाते हैं, 65 से जितने वोट कम होंगे उतनी सुबह की हुकूमत को बहरहाल बर्दाश्त करनी पड़ेगी कल इस रिजल्ट के बाद। और अगर वो 14 से ज्यादा हुए तो फिर मैं ये समझता हूं कि फिर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के हवाले से जो गुफ्तगू कर रहे थे, यानी ये इलेक्शन होना ही, यानी ये अदम एतमाद होना ही हर सूरत हुकूमत के लिए दोनों सूरतों में सुबकी का सबब, हर दो सूरतों में सुबकी का बायस बनेगी। देखिए ना, पहले आपने एमक्यूएम के बारे में क्या कहा, फिर आपने तजाद उसका सामने आ गया, तो कोई नहीं पड़ता था। नहीं फर्क आप नहीं, लोग तो सोचते हैं ना, लोग सोचते हैं। सो अब ये बात, अब आप लोग बैठे हुए हैं, अब आप जो कल से हशर करेंगे अगर हुकूमत कहीं जीत गई है इलेक्शन, वो देखने से बशर्ते जिंदगी ऑब्वियसली वो एक फिनोमिनल डिस्कशन होगी। और फिर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स पर, बेसिक पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जिसकी जमहूरियत जो है, जिसकी तकवीयत के लिए हम सब कोशा रहते हैं और अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक आवाज़ उठाते रहते हैं, और खान साहब भी उठाते रहे, बहुत ज्यादा गुफ्तगू करते रहे, लेकिन वो फिर यानी आप ये कह रहे हैं कि सवाए एक परसेप्शन बिल्डिंग के कुछ नहीं, और सवाए अपोजिशन एक तगड़ा किस्म का एक मॉरल, हर दूर सूरतों में हुकूमत के लिए सुबकी का बायस बनेगा कल का दिन। उनको ये चाहिए था कि आज इस्तीफा दे देते ताकि इलेक्शन ना हो इसका मतलब है जो अपोजिशन ने गेन करना था वो ऑलरेडी कर, जी वो कर चुके। अपोजिशन अपने कार्ड्स बिल्कुल ठीक खेल गई है। और इसके बाद आपने फरमाया स्पीकर नेशनल असेंबली, मैं आपको एक और स्टैटिस्टिक्स बता दूं, शायद आपके किसी दोस्त के ज़हन में ना हो, इसके बाद बलूचिस्तान असेंबली की बारी आएगी। बलूचिस्तान असेंबली भी है वो दो पाइपलाइन में, लेकिन ये मामला जो है ये बड़ा बारीक है, स्पीकर वाला जो है। आपको पता है कि दो बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जो आज ऑपोजिशन का हिस्सा है मरकज में, वहां हुकूमत में मौजूद हैं, दो वज़रा हैं एनपी के बाकायदा, और वो हुकूमत उन पे ही खड़ी है। और हो भी सकता है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी ये देखते हुए कि वाकईतन हमारी हुकूमत गिर रही है और अगर इसको बचाना है तो हमें उस निजाम का, या पीटीआई के तो कोई मेंबर्स नहीं है उन लोगों का सहारा लेना है, तो फिर मरकज में भी सपोर्ट आ जाएगी, वो भी हो सकता है। ये अच्छा एक है। लेकिन मेरे ख्याल में एक आखिरी जुमला, आज ऑपोजिशन का सिर्फ ये किरदार मैं नहीं एक्सपेक्ट करता। मैं ये समझता हूं कि उनको आज कौम को रिस्पॉन्ड करना है, जिस तरह, जिस भूख, जिस अफलास, जिस बदअमनी, इसी पे बात कर, मैं इसी पे बात करने लगा हूं, जिस फैशिज्म का आज मैं इसी पे बात करने लगा हूं, डाला है ये जरा हुकूमत के सामने। रमेश कुमार साहब गरीब से पूछें आप। सर, आपकी कारकर्दगी रोटी की कीमत पे आज फिर प्राइम मिनिस्टर इंश्योर करने जा रहे हैं कि कुछ भी करें 1.5 अरब की सब्सिडी दे दें, रोटी की कीमत वहीं पे रहेगी। इमरान साहब एक जुमला मुझे ये बताएं, रोटी की कीमत पे पेशावर के डीसी ने 10-15 रुपए की रोटी 20 रुपए का नान बकायदा लिख के नोटिफिकेशन कल इस इशू के ऊपर जवाब दे दें। जी अभी अब रमेश कुमार साहब देखें, ये ज्यादती तो अब 4 दिन हड़ताल होगी अगस्त में, 4 दिन, महीना चढ़ा नहीं, 4 दिन ताजरों ने दे दिए हैं सर। ताजर हमारी रीढ़ की हड्डी है सर। मैं उसके ऊपर आता हूं। पहली चीज तो ये कि सेनेट के हवाले से, बलूचिस्तान के हवाले से या स्पीकर के हवाले से कोई भी डेमोक्रेटिक मूव होती है तो मैं समझता हूँ उसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, और ये डेमोक्रेसी की हिस्से है। और मगर सेनेट का पहले ऐसे प्रेसिडेंट नहीं मिला है जिसकी वजह से कहा जा रहा था कि भाई नहीं होता तो अच्छा है, मगर अगर हो रही है तो मैं समझता हूं इसमें कोई हर्ज नहीं है। और ये मूव है, और देखते हैं कल किसको क्या परफॉर्मेंस आती है, उसकी परफॉर्मेंस को वेट देते हैं। आ जाए सर, इकोनॉमी पे आ जाए सर। मुझे बताएं कि ताजर हड़ताल करने जा रहे हैं 4 दिन, कल डिसाइड हो जाएगा। अब आ जाए महंगाई के ऊपर। कल मैंने जो है फाइनेंस से कमेटी की हमारी मीटिंग थी, हमने फूड सिक्योरिटी वालों को कल बुलाया था, और उसके अंदर मैंने ये चीजें डिस्कस की कि भाई डॉलर प्राइस के साथ जो है वो आप इन कमोडिटीज को क्यों जोड़ते हैं। तो मेरे सामने उन्होंने जो लिस्ट जो रखी है कि लास्ट ईयर के रेट और अभी के रेट, जो सेक्रेटरी साहब ने जो हमें लिस्ट रखी और जो पेश किया, तो वो लिस्ट के अंदर उन्होंने कहा कि लास्ट ईयर और अभी के रेट में इतना तफात नहीं है कमोडिटीज के हवाले से, और चीजों में जो है वो 40% इंक्रीज आया है, मगर इन चीजों में कहीं पे 10% है, कहीं पे 12% है, कहीं पे 13% है,
कहीं पे 15% है, कहीं पे नहीं भी है। तो कल उन्होंने एक लिस्ट उन्होंने बताया, हमें ब्रीफिंग दी, मगर मैंने फिर दोबारा इनको कहा कि आप इस चीज़ों के ऊपर रिसर्च करें कि ये चीज़ें क्यों जो वो बढ़ती हैं। आम बंदे की ज़िंदगी के ऊपर इफेक्ट नहीं आना चाहिए। जो चीज़ों की प्रोडक्शन दुनिया के अंदर आपकी एक्सपोर्ट तब तक नहीं होती, गंदम की, चीनी की, जो आपकी लोकल प्रोडक्शन होती है, जब आप अपनी सर आप पेट्रोल की कीमत ही देख लेना उसके सर। बाद आप फिर उसको 5 रुपए आज अगर 12 बजे के बाद रात को कल ये दोबारा issues पेट्रोल की के कीमत ऊपर 9 रुपए हमारी बढ़ जाती बात है, बिल्कुल, या चलें आप 9 कह के 4 भी बढ़ा देते हैं, तो सर आम आदमी तो इफेक्ट हो गया ना सर। आम आदमी क्यों इफेक्ट नहीं हुआ सर? taxes- आप कपड़े की कीमत देख लें, जूते की कीमत देख लें, नहीं, बाजार पे चले जाएं, पेट्रोल की किसी बात चीज की करें। कीमत देख लें, दालें, आटा, चीनी, ज़हीम साहब किसी भी चीज की कीमत आप देख लें सर, सब बढ़ा है। आप थोड़ा सा सब्र से, जी इमरान साहब क्या कह रहे भाई हैं? मैं नहीं बोल रहा भाई, हर चीज की इमरान साहब बोल कीमत, रहे हर हैं। चीज की कीमत बढ़ी है सर। आप मुझे वो वाली चीज बताएं जिसकी कीमत नहीं बढ़ी। आप मुझे वो वाली चीज बताएं। दवाइयों की देखिए, कीमत 200% तक नहीं बढ़ी मैं सर। देखो इमरान, मैं अवाम में रहता हूं, मैंने अवामी इशू को समझ के, इन्फ्लेशन के हवाले से, इन्फ्लेशन है, रेट बढ़ रहे हैं, महंगाई हो रही है, 20% क्यों हो रही है, होगी उसका दिसंबर में। कसूर भी 1 साल की गवर्नमेंट नहीं है, ये 11-15 नहीं, साल नहीं, की ये गलत गवर्नमेंट बात है है। यार, मगर उसके बावजूद भी मैं समझता हूं एज ए गवर्नमेंट, जिसको माई बाप कहते हैं, अवामी इश्यूज को, अवाम के पेट को, अवाम के हालात को हमें देखना हमारे फर्ज में शामिल है। इस वजह से मैंने कल सर मैं आपको एक चीज बताऊं सर, मैं देखें, मैं बड़े मैं देखें सर, मैं आपको ऑब्जर्वेशन की बात बता रहा हूं सर। सर मैं एक मिनट सर, ऐसे ना करें सर ज्यादती। गरीब आदमी बेचारा 9,000 रुपया बिल आया एक खातून का, वो कल मेरी वालदा के पास आई है और उसने मेरी वालदा को और मेरी बेगम को बताया कि हमारी जो फैमिली इनकम है वो 14,000 रुपए है। जी हाँ, पानी की मोटर चला के पानी भरा है जी, और 9,000 रुपया बिल आ गया उनको। अब बताएं वो खाना कहां से खाएं सर? चलें 1 को 2 को 4 को हम लोग देख लेंगे सर। सर हुकूमत किधर है सर? आप हर घर की ये कहानी, खुदा का वास्ता आंखें खोलें सर, नीचे जाके गलियों मोहल्लों में चेक करें लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं। इमरान यू उनका- आर उनका नाला छिन गया। मैं आपसे डिनाई नहीं करता, मेरा घर खुद का घर बंद पड़ा था, बिल्कुल लाख था, उसका बिल भी लाख, घर का 17,500 रुपया आया। मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा कि ये बिल कैसे आया? अब मैंने कहा क्या करूं भाई, दे दें। तो ये इश्यूज हैं, मैं इन चीजों से डिनाई नहीं करता हूं सर लोग मांगने पे मगर मजबूर हो रहे हैं सर, issues के लिए सफेद हमें पोश लोग रिहर्सल सर, के खुदा लिए का नाम लें। हम उन कमेटीज के अंदर उनको बुला के पूछते हैं। हम जैसे लोग बैठे हैं रियलिस्टिक, जो हकीकत पसंद, हम पूछते हैं कि भाई ये इशू क्यों आया। मैं समझता हूं झूठ की सियासत अब नहीं चल सकती, और इसी वजह से जो इश्यूज हैं उसको पहले हम मानेंगे, फिर हम रिहर्सल की तरफ चलें सर, जाएंगे। मैं एक चीज, मैं मुझे ब्रेक लेनी है यहाँ पे, मुझे ब्रेक लेनी है यहाँ पे, मैं बाकी वगैरह मेहमानों से आगे दिया। बात करता हूँ, लेकिन एक चीज मैं बता के जाऊं कि जो सबसे निचली क्लास है वो ज्यादा मुतासिर हो गई। आप मिडिल क्लास को इफेक्ट कर लेते, अपर मिडिल क्लास को इफेक्ट कर लेते, एलीट क्लास को इफेक्ट कर लेते, 4 गाड़ियों वाले से 2 गाड़ियां ले लेते, कुछ भी नहीं होना था। लेकिन जो बहुत गरीब आदमी है, जो बहुत कमजोर आदमी है, वो आपकी पॉलिसीज में कहीं निगलेक्ट हुआ है। उसके बिजली के और गैस के बिल के ऊपर फर्क पड़ रहा है, उसके खाने पीने की अशिया की कीमतों में फर्क पड़ रहा है। वो लोग जिन्होंने कभी उधार नहीं लिया था, वो उधार पैसे मांगते हैं। हम लोगों से मिलते हैं रोजाना, कम्युनिटी में लोगों से बातचीत करते हैं, लोग अपने अखराजात कम करने के बहाने ढूंढ रहे हैं, लोग अपनी बेटियों को लेकर आते हैं जी इनको नौकरियों पे लगवा दें। ऐसा नहीं होता था। देखिए महंगाई थी, जरूर थी, लेकिन अब बहुत छोटा तबका जो है, जो बिल्कुल बिल्कुल नीचे का तबका है, वो इफेक्ट हो रहा है साहब। उसको इफेक्ट ना होने दें, क्योंकि वो किसी को सिफारिश नहीं कर सकता, उसका डायरेक्ट राब्ता अल्लाह ताला से। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मैं महंगाई के ऊपर अभी कुछ और फैक्ट्स हैं वो शेयर करते हैं, उन पर हम बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नादरीन, एक बड़ी जरूरी चीज मैं आपके साथ शेयर करूं, और ये मसला बहुत सारे लोगों को पेश आ रहा है और लगातार आ रहा है। आजकल जीएसटी के नाम के ऊपर आप बाजार में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, कपड़े लेते हैं, जूते लेते हैं, खरीदारी करते हैं, खाना खाते हैं किसी रेस्टोरेंट में, तो जीएसटी के नाम के ऊपर आपसे 17% दुकानदार वसूल करता है, या रेस्टोरेंट का मालिक वसूल करता है, या जो बड़ी शॉप, छोटी शॉप, जहां पे भी आप मौजूद होते हैं, वो आपसे जीएसटी के नाम के ऊपर प्रोडक्ट के बाद 17% वसूल करता है। ये ऐसी चीजों के ऊपर लिया जाता है जो चीजें मैंने आपको बताई, और इससे मिलती जुलती और बहुत सारी चीजें। ये जीएसटी हुकूमत को देना होता है, उस दुकानदार ने, उस ताजिर ने, या उस रेस्टोरेंट के मालिक ने, या जहां पे भी आप एंटरटेनमेंट के लिए गए हैं, वहां से वो 17% आपसे इजाफी वसूल करता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने 1 लाख रुपए की शॉपिंग की है, तो वो आपसे 17,000 रुपए इजाफी लेगा, और वो 17,000 रुपए वो सरकार को जमा करवाएगा जीएसटी की मद में। कानून और उसूल तो ये है, लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि आपसे 17% वसूल किया जा रहा है, हर दुकान पे, हर जगह पे, हर शॉपिंग मॉल में, हर रेस्टोरेंट में।
हर जगह पे आपसे 17% वसूल किया जा रहा है, लेकिन वो 17% हुकूमत को नहीं दिया जा रहा, बल्कि वो ताजिर वो 17% अपनी जेब में डाल लेते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये 17% जो आपसे वसूल किया है ये चोरी हो गया है या सरकार के पास गया है, ये जायज है या नाजायज है? तो उसका तरीका मैं आपको बता देता हूं। जो भी बिल आपको दुकानदार दे, एक तो वो पक्की रसीद होनी चाहिए जिसको किसी भी वक्त चेक किया जा सके, और पक्की रसीद के ऊपर ही उस बिल के ऊपर आप जो है वो यकीन करें, वरना आप जीएसटी के 17% इजाफी पे ना करें। अगर वो पक्की रसीद आपको देता है तो उस रसीद के ऊपर जरूर चेक करें कि एक STN, एक सेल्स टैक्स नंबर, वो मौजूद होना चाहिए। नॉर्मली वो आपको वहां पे दिखाएंगे जो नंबर, वो उनका जो है वो जीएसटी जो वो आपसे 17% लेंगे उसके ऊपर वो आपको सेल टैक्स नंबर नहीं दिखाएंगे, बल्कि NTN आपको दिखा देंगे, नेशनल टैक्स नंबर। वो कोई चीज नहीं है, याद रखिए, सेल टैक्स नंबर चेक कीजिए। अगर तो सेल टैक्स नंबर पक्की रसीद के ऊपर मौजूद है तो फिर आप 17% इजाफी जीएसटी दीजिए, वरना ये पैसा आप समझ लीजिए कि हुकूमत के नाम के ऊपर वो दुकानदार आपको लूट रहा है, और 90% से ज्यादा यही हो रहा है। आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाएं, आप 20,000 का खाना खाते हैं तो आपको हजारों रुपए में वो जीएसटी आपको मांगते हैं। आप उनसे कहिए कि आप सेल टैक्स नंबर हमें शो करें अपनी पक्की रसीद में। अगर वो आपको शो करे तो ठीक है, ना शो करे तो जीएसटी आपने पे नहीं करना। ये गैर कानूनी है, इसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं, उस रेस्टोरेंट को और उस दुकान को आप बंद करवा सकते हैं। ये लूटमार, अब इस हुकूमत को गालियां देकर, इस हुकूमत का नाम लेकर ये लूटमार दुकानदार और बहुत सारे ताजिर अनफॉर्चुनेटली वो आपके साथ कर रहे हैं। मैं अब वापस इशू की तरफ जाता हूं। मुर्तजा बहार साहब, आप चेयरमैन सेनेट के पीछे पड़े हैं, फजल रहमान साहब मजहब कार्ड लेकर आ रहे हैं। इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है साहब। जो महंगाई की एक वेव है, जो लोग इफेक्ट हो रहे हैं, सिर्फ आप महंगाई का नाम लीजिए, लोग आपके साथ चल पड़ेंगे। हुकूमत इस बात को क्यों नहीं अपोजिशन समझ रही कि उनको कोई मजहब कार्ड इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, उनको किसी किस्म के कार्ड से खेलने की जरूरत नहीं है, लोग खुद आ जाएंगे अगर आप लोगों के दिल की बात करेंगे तो। इमरान साहब, मैं आपके तज्जिए से इत्तफाक करता हूं, बट मैं इस बात पर इख्तलाफ करता हूं कि पीपल्स पार्टी इस सिमत में जा रही है। पीपल्स पार्टी सिर्फ अवाम का मुकदमा रख रही है, और बिलावल साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो पिछले 6 से 7 माह आप अगर देख लें, नज़र डालें, तो आपको नज़र आ जाएगा कि बिलावल साहब ने एक अवामी राब्ता मुहिम स्टार्ट की। उन्होंने सिंध के हर अजला का दौरा किया, पंजाब में गए, KP में गए, यही पॉइंट ऑफ व्यू लेके कि मौजूदा हुकूमत जो है इमरान खान साहब की, उसने किस तरीके से गरीब आदमी का इस्तेहसाल किया है, किस तरीके से अवाम दुश्मन बजट लेके आए, किस तरीके से पाकिस्तान की आवाम को हर किया हुआ वादा, चाहे वो 1 करोड़ नौकरियों का हो, 50 लाख घरों का हो, 200 अरब डॉलर का हो, हर वादे के ऊपर वादा खिलाफी की है। हर अच्छी खबर को उन्होंने यू टर्न में तब्दील किया है। आपके सामने है कि दुनिया में ऑयल प्राइसेस कम हो रही है, पाकिस्तान वो वाहिद बदनसीब मुल्क है जिसके अंदर ऑयल प्राइसेस में इजाफा किया जा रहा है। यही तरीके एक जमाने में एग्जैक्टली हमारे जमाने में लोग बड़ी बात करते हैं, हमारे जमाने में तो ऑयल प्राइसेस ऑल टाइम हाई पे थी, इनके जमाने में तो ऑयल प्राइसेस नीचे जा रही हैं, बट उस तरीके से आवाम को उसका पॉजिटिव और आज रात 12 बजे मुमकिन है एक नई खुशखबरी आ जाए कौम के लिए, बुरी खबर दोबारा से पेट्रोलियम मसनूआत की। मैं सिर्फ गुजारिश इमरान साहब मैं ये कर रहा हूं कि देखें, इस मुल्क का सबसे इंपॉर्टेंट इशू है कि हमें ज़र मुबादला कमाना है, और ज़र मुबादला कमाने के लिए अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा। आपके सामने है कि जिस तरीके से इस हुकूमत ने मईशत के साथ खिलवाड़ किया है, इस वक्त आपका छोटा ताजिर हो, दरमियाने लेवल का ताजिर हो, बड़ा ताजिर हो, बिजनेसमैन हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, हर लेवल का आदमी इस हुकूमत की दुश्मन पॉलिसी से, बिजनेस दुश्मन पॉलिसी से नाला है, वो हड़ताल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर, मैं ये तो देखिए ना, ये तो अपोजिशन के लिए आसान है काम, लेकिन मैं एक ब्रेक ले लेता हूं। सदीकुल फारूक साहब, 126 से 127 में डीजल बिक रहा है। अब जो गुड ट्रांसपोर्ट वाले हैं, जो किसान है जिसने डीजल के साथ अपना पीटर इंजन चलाना है, मुझे ये बताएं कि वो बेचारा किधर जाएगा। एक ब्रेक ले लें, वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नादरीन। जी सदीकुल फारूक साहब, 127 के लगभग आपका डीजल बिक रहा है, मुमकिन है कि और महंगा हो जाए, तो फिर चीजें महंगी क्यों ना हो जाएं सर? सारा डीजल के ऊपर तो रख के, ट्रकों के ऊपर तो सामान पूरे पाकिस्तान में पहुंचता है, और आपके किसान का इन्हिसार भी इसके ऊपर है।
67 रुपीस डीजल हमारे दौर में था, आज अभी इन्होंने बताया है कि 127 पे इन्होंने लिया है और कल 137 का हो जाएगा। तो जाहिर है इससे किसान क्या करेंगे और गरीब जो चिंची, वो क्या आपने बताया पीटर इंजन चलाने वाला, इसी तरह मोटरसाइकिल में जो 1 लीटर डलवाता है 65 का डलवाता था, अब कल जो है वो कम से कम 120 का हो जाएगा। तो इससे फिर मजीद चीजें महंगी होंगी। तो खान साहब को बुलाइए, जो जब हमारे दौर में कहते थे 65 रुपए है तो आपको तो इतना मिल रहा है, हालांकि वो जो इतने टैक्सेस हैं ये सब हटा दें और 40 रुपए करें। तो अब सूरत यह है कि $56 बैरल है मार्केट में। पीपल्स पार्टी के दौर में $113 का एक बैरल था। इमरान, मगर इंटरनेशनली आज भी सस्ता है। इंटरनेशनली अगर देखा जाए कि पाकिस्तान को अगर हमारे नाइबरिंग कंट्रीज किसी के साथ भी मैच करें, हमारे दौर से मुकाबला करें, खुदा का वास्ता यार रमेश भाई से मुकाबला करें यार, जुल्म तो ना किया करो यार। डॉक्टर साहब, हमने आपका कंपैरिजन आपसे ही किया। 36 रुपीस तो अब गवर्नमेंट लेवी जो उस पे सर, मैंने पाकिस्तान का कंपैरिजन इंडिया के साथ नहीं करना, मैंने बांग्लादेश के साथ नहीं करना, मैंने इमरान खान साहब का कंपैरिजन नवाज शरीफ और जरदारी साहब से करना है। मेरा ये मसला है सर, यार मैं कैसे करूं मुकाबला सर? मैं तो आप दोनों का कर सकता हूं ना। अगर कोई गलत पॉलिसी है उसको अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। हमें दुनिया में मैं बता देता हूँ गलत पॉलिसी का के साथ अपने आप को मैच करना चाहिए कि हमें किस तरीके से आगे मैं बता देता हूँ ना क्या हमें उन पॉलिसी को दोबारा नहीं दोहराना। दोबारा जो है वो हम दुनिया की भाई 36 रुपए गवर्नमेंट लेवी है, इंडायरेक्ट टैक्सेशन खत्म करें, देते हैं इस मुल्क से इंडायरेक्ट टैक्सेशन खत्म करें। या तो 22 करोड़ लोग टैक्स दे रहे हैं यार। सर, डायरेक्ट टैक्स का निजाम नहीं है ना, तो ठीक करें ना उसको। शब्बर जदी साहब आए कह रहे मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तो ठीक करें। इनडायरेक्ट टैक्सेशन में सर, रातों रात तो नहीं होगा, लोगों से टैक्स ले, लेकिन जब तक नहीं होगा तब तक आम आदमी पिसेगा। जो 20,000 महीना कमा रहा है वो भी पेट्रोल पे और साबुन की टिक्की पे टैक्स दे रहा है। सेल्स टैक्स के हवाले से वो भी हमारा कल डिस्कस हुआ था। क्या हुआ फिर? और 36 रुपए टैक्स ले रहे हैं। चले, लेकिन एक चीज है कादरी साहब, एक चीज है सर, एक चीज है, अगर निजाम को ठीक करना है तो जल्दी करें, वरना आम आदमी पिस जाए। तो पिस गया ना, पिस जाए। अब तक इतना ही सर। आपने 6 लाख में फिर मुलाकात होती है नाज़रीन, दोबारा मुलाकात होती है। प्रोग्राम खत्म हो गया सर, प्रोग्राम खत्म हो गया। अल्लाह हाफिज, फिर मुलाकात। मैं हूं इमरान खान। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के हुसूल के लिए बेल आइकन प्रेस करें।